ये बहुत एक अहम दौर है और ख़ासकर हम 100 साल का जिक्र कर रहे हैं कि मूक नायक के 100 साल, और मुझे लगता है कि आज 100 साल बाद एक नए मूक नायक की ज़रूरत है। ख़ासकर ऐसे दौर में जबकि भारतीय संविधान पर अब तक का सबसे गंभीर हमला हो रहा है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? भारतीय संविधान पर अब तक के सबसे गंभीर हमलों में से एक हमला हो रहा है और हम ये ध्यान से देख रहे हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे मीडिया, उनका क्या रोल, क्या किरदार होना चाहिए। क्या वाकई मूक नायक, जिसको अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें हम तो लीडर ऑफ द वॉइसलेस, यानी बे आवाज़ लोगों का नेता, यानी बे आवाज़ लोगों की आवाज़, क्या वाकई मीडिया आज वही है, मूक नायक है, या फिर शाह का नायक है, शाह का नायक बन गया है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, ख़ासकर अभी कल का भी आप जिक्र ले लीजिए, जिस फेक न्यूज़ को जिस तरह से एजेंडे को फैलाया जा रहा है, ऐसे में एक ऑल्टरनेट मीडिया जो है वो खड़ा करने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि ये समझना पहले बहुत अहम है कि अभी क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि कल एक बड़े न्यूज़ नेटवर्क ने किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पीड़ित समाज है उसको बताया कि वो जुल्म कर रहा है, यानी जिस पर आतंकवाद हो रहा है उसको आतंकवादी बताया, और 1.5 घंटे तक ये टेलीकास्ट चला। उस एक व्यक्ति को, उस एक प्रोपेगेंडिस्ट को बचाने के लिए भारत की पूरी सरकार खड़ी हो जाती है और एक आदमी से उसके सारे अधिकार छीन लेने की कोशिश करती है। कुणाल कामरा का मैं जिक्र कर रही हूँ कि कितने तानाशाही अंदाज से उस व्यक्ति से, जो सिर्फ वही करने की कोशिश कर रहा था, जो वो एक बड़ा पत्रकार, जो बड़ा कारोबारी है दरअसल वो उस नेटवर्क का, तो वो जो पत्रकार सो कॉल्ड अपने स्क्रीन के ज़रिए टीवी कैमरा के सामने हर रोज़ करता है, हर रोज़ लाखों करोड़ों दलित, आदिवासियों, मुसलमानों, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, हर वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ खड़ा है या सरकार की नीति का पोलाइटली भी विरोध करता है, अगर वो आप उसके विरोध में हैं तो आप इस व्यक्ति के और उस चैनल के निशाने पर रहेंगे। उस व्यक्ति को बचाने के लिए भारत सरकार खड़ी हो जाती है, और दूसरा व्यक्ति जो कॉमेडियन है, जिसका काम ही मजाक करना है, वो पॉलिटिकल सटायर भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और किस तरह से उसको एक एक करके, कम से कम 3 एयरलाइंस अब तक ऐसी हैं जो मना कर चुकी हैं कि आप हमारा जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकते, आपको हम बैठने नहीं देंगे हवाई जहाज़ में, तो उसको ग्राउंड कर दिया गया है। और ये तब है जबकि आप ये देखिए कि तमाम तरह के रूल्स, रेगुलेशंस सब ताक पर रखकर ये काम हो रहा है। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ कि कोई भी दुनिया का कोई भी एक डिसेंट डेमोक्रेसी जो है, कोई भी लोकतंत्र ये काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जिसे टिन पॉट डिक्टेटरशिप कहते हैं कि बहुत ही छोटे घटिया दर्जे की जो तानाशाही सरकारें होती हैं, सिर्फ वही इस तरह के काम कर सकती हैं। क्योंकि मुझे समस्या इतनी ये नहीं है कि अर्नब गोस्वामी ने जहाज़ में क्या किया, समस्या इस बात से है कि भारत की सरकार एक नागरिक के लिए दूसरे नागरिक पर किस तरह का जुल्म ढा रही है, और ये समझते हुए भी कि उस नागरिक का, उस पत्रकार का इस समाज में क्या योगदान है। दूसरा, आप एक अहम इंसिडेंट देखिए। आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले भारत के इतिहास में, भारत के मीडिया के इतिहास में बताया गया हमें कि 2 चैनलों के एडिटर एक साथ आके शाहीन बाग में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं रिपोर्टिंग? शाहीन बाग के लोगों ने बताया कि जहां से सारे पत्रकार आ रहे हैं वहां से ये पत्रकार नहीं आ रहे हैं, ये पत्रकार आ रहे हैं बैरिकेड्स जहां लगे हुए हैं वहां से पुलिस के साथ आ रहे हैं। अब एक छोटा सा मुझे आप ये जवाब दीजिए इस बात का कि पत्रकारिता करने के लिए पुलिस की ज़रूरत कब से पड़ गई? पत्रकारिता करने के लिए सिर्फ एक कलम की ज़रूरत पड़ती है, या मैं कहूँ कि ये जो माइक है इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं इनमें से कितने लोग पुलिस अपने साथ लेकर आए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पुलिस साथ लेकर आए तो आप पत्रकारिता नहीं करना चाहते थे, आप प्रोपेगेंडा करना चाहते थे। आप एक प्रताड़ित समाज जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ पुलिस और सरकार का दबाव लेकर उस पर आप धावा बोल रहे हैं, और उसको आप ये कह रहे हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 100 साल बाद आज मूक नायक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मूक नायक एक ऐसा नेता, एक ऐसा अखबार जो जिनकी आवाज़ नहीं है, जिनकी वॉइस नहीं है, उसको उठाए। इससे पहले कि मैं इस बात पे चर्चा करूं कि क्या अहम रोल है दलित दस्तक जैसे संगठन का, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का,
या फिर न्यूज़ क्लिक, वायर, क्विंट, स्क्रॉल, मैं इस मंच से, और शायद इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता इस बात को एड्रेस करने का, इस बात को उठाने का, कि सबसे पहले तो हमारी जो शब्दावली है वो हमें बदलनी होगी। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये बड़े बड़े जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, ये मुख्य धारा की मीडिया हैं, तब तक हम इसको नहीं बदल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये चैलेंज करना होगा कि ये मीडिया मुख्य धारा का मीडिया नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये मीडिया दलितों की आवाज़ नहीं उठाता, आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठाता, किसानों की आवाज़ नहीं उठाता, मजदूरों की आवाज़ नहीं उठाता, धार्मिक अल्पसंख्यकों की आवाज़ नहीं उठाता, महिलाओं की आवाज़ नहीं उठाता, युवाओं की आवाज़ नहीं उठाता। देश के 80-90% लोगों की आवाज़ जो मीडिया नहीं उठाता, वो किस बात का मेन स्ट्रीम है, वो किस बात का मुख्य धारा का मीडिया है? तो सबसे पहले हमें ये कहना होगा कि दलित दस्तक, द वायर, क्विंट, स्क्रॉल, न्यूज़ क्लिक, ये जो मीडिया है ये मुख्य धारा का मीडिया है। क्योंकि अगर ये मुख्य धारा नहीं है तो मैं और यहाँ बैठे जितने लोग और मंच पे जितने लोग बैठे, हम भी मुख्य धारा नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑल्टरनेट बनने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले हमने अपने लिए ये स्वीकार किया कि इस शब्दावली को हम स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम ऑल्टरनेट हैं, हम मुख्य धारा नहीं हैं, हम भारत का वो मुख्य समाज नहीं है जिसको किसी ने बताया कि वो मुख्य है। यानी इस देश के 5% लोग ये कहते हैं कि 95% लोग मुख्य धारा नहीं है। कब तक चलेगा ये बताइए? तो इस मंच से कम हम और आप एक दूसरे से ये वादा ज़रूर करें कि हम आज से इस मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहना बंद करेंगे। आप सरकारी मीडिया कहिए, आप दरबारी मीडिया कहिए, आप रविश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया कहिए, आप बिग मीडिया कहिए, आपको जो शब्द पसंद आता हो वो मीडिया कहिए, लेकिन इसको मुख्य धारा का मीडिया मत कहिए। तो आज से हम ये शुरुआत करें, क्योंकि मुख्य धारा हम हैं, मुख्य धारा आप हैं, मुख्य धारा हम सब हैं, और हम ये तय करेंगे कि मुख्य धारा कौन है। अब बात आ रही है इस कंट्रीब्यूशन की कि दलित दस्तक या वायर, क्विंट, स्क्रॉल, न्यूज़ क्लिक, जिसको हम ऑल्टरनेट कहने लगे, आज से हम ये कह रहे हैं कि हम जो मुख्य धारा का मीडिया है, ये कैसे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। एक आप बहुत ही रीसेंट हालिया आपको मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि ये पूरा जो डिबेट है CAA NRC का, इस वक्त भारत में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। चलिए मान लेते हैं, इसको ये भी ना माना जाए कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, लेकिन ये माना जा सकता है कि हमारी जो ताज़ा याददाश्त है पिछले कई दशकों की, उसमें इतना बड़ा जन आंदोलन, इतना बड़ा पीपल्स मूवमेंट, वो मूवमेंट जो बिल्कुल स्वतः ऑर्गेनिक तरीके से खड़ा हुआ है, इतना बड़ा मूवमेंट मैंने अपनी 20 साल की पत्रकारिता में नहीं देखा। ये मूवमेंट कैसे खड़ा हुआ? अगर ये मुख्य धारा का मीडिया ही जो कहता है अपने को मुख्य धारा, अगर ये मुख्य धारा होता तो करोड़ों लोग ये कैसे जान पाते कि उनके लिए CAA NRC या भारत के संविधान के लिए एक तरह का अस्तित्व का संकट है ये। क्योंकि अगर इसी मीडिया को ये करोड़ों लोग देख रहे होते जो आज सड़कों पर हैं, तो ये कभी नहीं जान पाते कि ये कानून उनके लिए ख़राब है। क्योंकि इस सो कॉल्ड मुख्य धारा का या बिग मीडिया ने ये बताया था कि ये कानून बहुत अच्छा है, NRC का भारत के अल्पसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है, और CAA जो है वो बहुत ही मानवीय कानून है, जो पड़ोसी देश से आए हुए प्रताड़ित जो समाज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको सहारा देने के लिए कानून बनाया गया है। तो आखिर ये कैसे हुआ, ये कब हुआ कि करोड़ों लोग इस बात के लिए कन्विंस हो गए कि न सिर्फ ये कानून उनके लिए खतरनाक है, बल्कि उनको इसको बचाने के लिए, इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बिग मीडिया हार चुका है अपने एजेंडे में। जो हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ ये बताने में, ये समझाने में कि CAA बहुत अच्छा कानून है, NRC बहुत अच्छी स्कीम है, वो हज़ारों करोड़ बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि जिन लोगों को समझाना था वो लोग नहीं समझे, उनको ये समझ में आ गया कि ये कानून क्या है और NRC क्या है, CAA क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो फिलहाल ये बिग मीडिया, सरकारी दरबारी मीडिया इररेलेवेंट हो चुका है। कम से कम देश की जो बहुसंख्यक आबादी, जो बेशतर यानी कि 80% जो पॉपुलेशन है, 80-90%, उनके लिए तो कम से कम इररेलेवेंट है। क्योंकि ये जो मीडिया है आज की राजनीति की तरह ही इन लोगों के खिलाफ, इन तमाम जो कमज़ोर समुदाय हैं, जो प्रताड़ित ऑप्रेस सोसाइटीज़ हैं, इनके लिए पत्रकारिता नहीं करता,
इनके खिलाफ पत्रकारिता करता है। आप समझ रहे हैं ये बात कि इनके लिए पत्रकारिता नहीं, ये कोई मूक नायक नहीं है, ये शाह नायक है। ये शाह के लिए पत्रकारिता करते हैं, किसी मूक के लिए पत्रकारिता नहीं करते, और इनके खिलाफ ये पूरी पत्रकारिता है। एक और अच्छा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हुआ, ये इस तरह का जो मीडिया है हमारा, जिसको हम पहले ऑल्टरनेट और आज से हम मेन स्ट्रीम कहेंगे, वो ये कि जो पिछड़े तबके के जो समुदाय हैं, जो समाज हैं, उन्होंने खबरों में दिलचस्पी लेना शुरू किया, क्योंकि उनको वो खबरें दिखाई गई जो उनके समाज की थीं, जो उनको कहीं ना कहीं एम्पावर, उनका सशक्तिकरण करती हैं। और जब मैं मूक नायक के बारे में रिसर्च कर रही थी तो उसमें एक ख़ास बात ये भी थी कि इस अखबार में ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित तो बहुजन समाज के जो युवा लोग थे, उनके ज़रिए ओपन लेटर लिखने का जो एक नई रिवायत, एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ, जो बेहद अच्छा ट्रेडिशन था। इससे मुझे याद आती है सर सैयद अहमद खां की। मैं उनके बारे में पढ़ी थी कि कैसे 1857 के गदर के बाद यही काम सिर्फ सर सैयद अहमद खान ने अखबारों के ज़रिए और जो रिसाले निकाला करते थे उसके ज़रिए उन्होंने उन मुस्लिम युवाओं से कहा जो ये कहते थे कि अंग्रेज़ी तालीम हमें नहीं पढ़नी है, ये अंग्रेज़ी तालीम इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उनसे कहते थे कि इस पर एस्से लिखो, इस पर लेटर लिखो, और लेटर लिखो मेरी मैगज़ीन में छपेगा। यानी आपको विरोध करने का भी तरीक़ा आना चाहिए। अगर आपको नाराज़गी है, गुस्सा है, हताशा है, उम्मीद है, नाउम्मीदी है, उसको भी दिखाने का एक तरीक़ा होना चाहिए। जो प्रताड़ित, जो ऑप्रेस सोसाइटीज़ हैं, उनको ये सिखाया कि पढ़ना क्या होता है, लिखना क्या होता है, और अभिव्यक्ति के तरीक़े क्या होते हैं। अभिव्यक्ति का एक सबसे बड़ा तरीक़ा ये है कि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म हों जो हमारी आवाज़ सुनाने और हमारे शब्द छापने को तैयार हों। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दलित दस्तक जैसे संगठनों का। क्योंकि हम ये भी याद रखना चाहिए कि ये भी एक प्रिविलेज है, ये भी एक तरह का प्रिविलेज है कि पढ़ने लिखने का अधिकार किसको मिलेगा। आज सबसे बड़ी लड़ाई यही तो है कि हम हैं जो हम हैं, उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमें पढ़ने लिखने का, नौकरी का, आज़ादी का अधिकार मिले। यही तो नहीं चाहते वो कि हमें मिले। क्यों रोहित वेमुला, जिसकी कल सालगिरह थी, उसका बर्थडे था कल, क्यों मारा गया रोहित वेमुला? वो एक दलित लड़का था लेकिन पढ़ना चाहता था। अगर वो दलित नहीं होता और सिर्फ पढ़ना चाहता, अगर वो दलित होता और पढ़ना नहीं चाहता, तो आज रोहित हमारे बीच होता। तो यही इन प्रताड़ित समाजों की कहानियां हैं कि आप जो हैं उसके बावजूद भी आप वो हासिल करना चाहते हैं जिसको ये जो सत्ताधारी वर्ग है, ये जो प्रभु वर्ग है, जिसके पास हमेशा से सत्ता रही, शक्ति रही, वो ये चाहता है कि आपको वो ना मिले। हम आपको किताबों से दूर रखेंगे, यानी हम आपको रोशनी से दूर रखेंगे, आपको प्रकाश से दूर रखेंगे। आपको हम कभी ये पता नहीं लगने देंगे कि आपके अधिकार क्या हैं और आपकी आज़ादियाँ क्या हैं। इसीलिए आप हमेशा हमारे ग़ुलाम बने रहेंगे, क्योंकि ग़ुलामी की एक शर्त यह है कि आपको अंधकार में रखा जाए। जैसे ही आपके पास किताब आती है, जैसे ही आप जान जाते हैं कि मैं अपने गुस्से का इजहार कर सकता हूँ, उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो आपके पास एक अभूतपूर्व शक्ति आती है। और वही शक्ति जो है शिक्षा से आती है। इसीलिए नहीं चाहते वो कि हम पढ़ जाएं। हम पढ़ जाएंगे तो अधिकार मांगेंगे, हम पढ़ जाएंगे तो आज़ादी मांगेंगे, हम पढ़ जाएंगे तो हम नौकरी मांगेंगे, हम पढ़ जाएंगे तो हम रोहित वेमुला बनना चाहेंगे। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म अहम है कि हम जानते हैं कि ये पूरा जो बिग मीडिया है, ये जो हाशिए के समुदाय हैं, उनको छापना नहीं चाहता, उनको सुनना नहीं चाहता, उनको दिखाना नहीं चाहता, उनके खिलाफ पत्रकारिता करता है। एक आखिरी और बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि किस तरह से ये इनविजिबलाइज करने का एक तरीका, अंग्रेजी में शब्द होता है अदृश्य कर देना। यानी आप भारत के, आप सोचिए कि 80-90% लोगों को आप अदृश्य कर दे रहे हैं कि दलितों के कोई मुद्दे नहीं हैं, आदिवासियों के कोई मुद्दे नहीं हैं, मुसलमानों के कोई मुद्दे नहीं हैं, जितने हाशिए के समुदाय हैं इनके कोई मुद्दे नहीं हैं। मुस्लिम महिलाओं का सिर्फ एक ही मुद्दा है, निकाह और तलाक। दलितों के सिर्फ एक ही मुद्दे हैं, छुआछूत। यानी इसके अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है, पढ़ाई लिखाई रोजगार उनके मुद्दे नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये इनविजिबलाइज करना चाहते हैं, अदृश्य करना चाहते हैं। दलित दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म हमें विजिबिलिटी देते हैं, वो बताते हैं बाकी समाज को कि हम हैं,
हम हैं और हम जिंदा हैं, हम सोच सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। और ये दौर इसलिए भी बहुत अहम है, कई बार निराशा होती है कि ये सब क्या हो रहा है और किस तरफ ये देश जा रहा है, लेकिन इस दौर की जो कहानियाँ हैं उनको भी डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमारे ख़िलाफ़ जो कहानियाँ हैं उनको रजिस्टर करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे शाहीन बाग बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हम शाहीन बाग जाके वहाँ बताएंगे कि शाहीन बाग क्या चीज़ है, क्योंकि शाहीन बाग से सिर्फ वही लोग नफरत कर सकते हैं जो कभी शाहीन बाग नहीं गए। इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये बताना कि शाहीन बाग एक कैटेगरी नहीं है, वहाँ लोग हैं हमारे आपके जैसे, जिनके परिवार हैं, जो इसी तरह से सांस लेते हैं, इसी तरह से बोलते हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। इसी तरह से भारत का संविधान उन्हें अधिकार और उन्हें आज़ादी देता है। जिस दिन, या आप यकीन जानिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कि पॉलिटिकली अफिलिएटेड हैं, जो पेड ट्रोल्स हैं, या जिनको सरकारी तरफ से पैसा मिलता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी भारत का नागरिक एक बार दिल्ली का या किसी भी जगह का शाहीन बाग एक बार चला जाएगा अपने पूरे जीवन में, उसके लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। वो कभी एक नहीं, किसी भी शाहीन बाग से नफरत नहीं कर पाएगा। उसको सिर्फ अपना ही एक अक्स, अपना ही एक आईना नजर आएगा वहाँ पर। तो जब कहा जाता है कि जुल्मतों के दौर में भी क्या गीत गाए जाएंगे, तो हम कहते हैं कि जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। तो आज जो दलित दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म है, वो ये कह रहे हैं कि क्या जुल्मतों के दौर की भी कहानियाँ लिखी जाएंगी, क्या उस दौर की खबरें लिखी जाएंगी? हाँ, जुल्मतों के दौर की कहानियाँ लिखी जाएंगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दलित दस्तक को बहुत अहम काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जमे रहिए, जुटे रहिए, अपने को सूचना के ज़रिए सशक्तिकरण का काम करते रहिए। और यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि जो ऑप्रेस कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए इससे बड़ा रेजिस्टेंस और कोई नहीं है। जो बाहर जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ये है कि आप किताब पढ़िए, अपने अधिकारों को, अपनी आज़ादी को जानिए। और इसी सिस्टम में, इसी लोकतांत्रिक जो पूरा सिस्टम है, उसी में से, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी मशीन है जिसका फ़ायदा उठाना आपको आना चाहिए। इसीलिए हाशिए के समाज और हाशिए पे चले गए पिछले 70 साल में, क्योंकि लोकतंत्र उन तक नहीं गया और उनको इतना सशक्तिकरण नहीं मिला कि वो लोकतंत्र तक पहुंच सकें, क्योंकि इनका ज़रिया सिर्फ किताबें, पढ़ाई लिखाई और वो प्रकाश जो हमें किताबों और पढ़ाई के ज़रिए मिलेगा। इसीलिए हमें सशक्तिकरण की ज़रूरत है कि लोकतंत्र नाम की जो मशीन है उसका हम फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए हमें सशक्त होना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।